गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं विकास भट्ट, आपका दोस्त, आपका ट्यूटर, एक बार फिर SKK मैथ्स क्लासेस की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अपनी जो तैयारी है काफ़ी अच्छी चल रही है। वर्ग और वर्गमूल हम पढ़ रहे थे। बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस ज़रूर था, लेकिन मैं वापस अब आ गया हूँ। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने आपको बताया भी था। तो जो टॉपिक हम लेकर चल रहे थे, काफ़ी अच्छा कंटेंट हम पढ़ रहे हैं। उसी सीरीज को मैं आगे बढ़ाते हुए टॉपिक लगभग पूरा हो चुका था। कुछ अभ्यास क्वेश्चन थे, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जिनकी चर्चा हम आज के सेशन में करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने दिख रहा होगा। इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आता है दोस्तों, तो किस तरीके से हल कर सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न को देखो, क्वेश्चन कई हो सकते हैं, लेकिन हम लगभग इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे, जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। बाकी क्वेश्चन आप जानते हैं, गणित के अंदर क्वेश्चन कितने भी बनाए जा सकते हैं। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चन है उनकी चर्चा हम आज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या हो सकता है। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि अंडर रूट है, यानी स्क्वायर रूट है 7225 का। यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है और इधर लिखा हुआ है 1000 का 12%। तो हमें क्या करना है, देखो हमें सबसे पहले इसका वर्गमूल पता करना है। तो वर्गमूल याद करने के लिए आपको भाग विधि आती होगी, सिखाई थी मैंने आपको। तो वही दो दो के जोड़े बनाने, डिटेल अब बताने की मेरे हिसाब से आवश्यकता नहीं है, अब आप समझ चुके होंगे। 72 में प्राप्त करना है, तो यहाँ हम कितना ले सकते हैं दोस्तों, 8 ले सकते हैं। ठीक है, 8 लेने पर यहाँ आ जाएगा 64, और यहाँ आ गया 8, आगे की संख्या ऐसी की ऐसी। यहाँ लिख देता हूँ मैं 16, और यहाँ इकाई का अंक 5 है, तो मैं यहाँ 5 ले सकता हूँ। ठीक है, कितना हो गया, बिल्कुल 825 हो गया, यानी मैं यहाँ लिख सकता हूँ 85। तो हम सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि इसका जो वर्गमूल है वो 85 है। ठीक है, तो ये चीज हमें यहाँ से मिलेगी। तो मैं इसकी जगह 85 लिख देता हूँ दोस्तों। सॉल्यूशन हम देख रहे हैं इसका, ये मैंने यहाँ लिख दिया 85। यहाँ क्वेश्चन मार्क है, तो मैं इसको x मार देता हूँ। ठीक है, और इधर एक अलग कंसेप्ट दिया हुआ है 1000 का की जगह हम गुणा लगा देंगे। 12 ऐसा कैसा, प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, तो यहाँ बचा हमारे पास 85 प्लस x बराबर 12 को 10 से गुणा करेंगे 120। ठीक है दोस्तों, हमें किसका मान चाहिए, हमें x का मान चाहिए, तो 85 को इधर भेज देंगे। तो ये आ गया x बराबर 120 माइनस 85। घटाने पर देखो क्या आ जाएगा, 120 में से 85 हम घटा देते हैं, तो कितना बचा देखो, 35 यहाँ बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, कितना बच जाएगा, 35, यानी जो अज्ञात पद है वो आ जाएगा 35। ठीक है दोस्तों, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो एक बार बहुत अच्छे से इसको नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपने नोट कर लिया होगा इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अगला। क्वेश्चन नंबर 2 की बात हम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन हम ले सकते हैं अंडर रूट 64 और 0.04 के रूप में। इस प्रकार का अगर कोई क्वेश्चन आता है और उसमें लिखा हुआ है कि इसको हल कीजिए, तो हम कैसे हल कर सकते हैं, देखिए उसी के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इसको हल करने के लिए हमें बेसिकली क्या करना है, देखो यहाँ 64 ऐसा कैसा, और ये जो 0.04 हमें दिख रहा है ना, यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे और ऊपर कितनी जीरो आ जाएगी दोस्तों, 1 और 2 संख्या बाद पॉइंट है, तो ऊपर 2 जीरो आ जाएगी, मतलब 100 में लिख सकता हूँ। जितनी संख्या बाद पॉइंट लगा हुआ है उतनी ही जीरो आप विपरीत ओर लगाएं। अगर नीचे से पॉइंट हटा रहे हैं तो ऊपर लगाएं, और ऊपर से हटा रहे हैं तो नीचे लगाएं। यहाँ तक क्लियर है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमें अच्छी तरह से पता है। देखो 64 हो गया, ये 64 का वर्गमूल क्या होता है दोस्तों, 8 होता है। 100 का वर्गमूल कितना हो गया, 10 हो गया। और नीचे 004 को मैं क्या मान सकता हूँ, 4 मान सकता हूँ। 4 का वर्गमूल कितना हो गया, 2 हो गया। 2 से ये कट जाएगा कितनी बार, 4 बार, और ये आ जाएगा हमारे पास 4 × 10, यानी कितना, 40। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार अच्छे से इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो अगले क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो जो संख्याएं हमारे सामने लिखी हुई है ना स्क्वायर रूट के अंदर, उन संख्याओं को हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है, यानी इनका पूरी तरह से वर्गमूल नहीं निकल सकता। और जो भी टॉपिक मैंने आपको समझाया है वहाँ एक विशेष चीज़ मैंने नोट लगवा के जरूर लिखवाई थी कि अगर अंडर रूट के अंदर या स्क्वायर रूट के अंदर कोई ऐसी संख्या है जिसका वर्गमूल नहीं निकल सकता है, तो उस संख्या को हमें किस विधि से हल करना है, हमें उसको भाग विधि से हल करना है। और पूरी तरह से अगर निकल सकता है तब तो आप भाग विधि लगा लीजिए, ठीक है ना। पूरी तरह से नहीं निकल सकता है तो आप अभाज्य गुणनखंड की तरफ जाएं, ठीक है ना, क्योंकि उससे टुकड़े आएंगे और उन टुकड़ों से आप प्रश्न को हल कर सकते हैं। जैसे मैं बताता हूँ आपको, देखो 24 के लिए हल करते हैं सबसे पहले। तो 24 के लिए अगर हम हल करते हैं तो 24 के टुकड़े क्या हो सकते हैं, देखो मैं डिटेल से समझाता हूँ आपको। ये 12 लिख सकता हूँ, यहाँ 6 लिख सकता हूँ, यहाँ 3 लिख सकता हूँ और ये हो गया 1। यानी मैं 24 की जगह देखो 2 × 2 × 2 × 3 लिख सकता हूँ। यहाँ अगर जोड़े हम देखेंगे तो ये जोड़ा बन रहा है इसमें, तो मैं 2 बार निकाल सकता हूँ। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 × 3 यानी 6 लिख सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। ये हम लिख सकते हैं। प्लस 216 को अगर हम लिखेंगे तो 216 के लिए भी चेक करते हैं क्या आता है। देखिए ये लिख दिया मैंने 216। तो 216 के लिए ये 2 एकम 2 0 108 लिख सकता हूँ। यहाँ मैं 54 लिख सकता हूँ। यहाँ मैं 27 दूने 54 यानी 27 लिख सकता हूँ। 2 का भाग अब नहीं जाएगा। 3 नाम 27 लिख सकता हूँ, 3 3 9 लिख सकता हूँ और 3 एकम 3 लिख सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ क्या बन रहे हैं, देखो जोड़े, एक तो ये बन गया और एक ये बन गया, ठीक है। तो एक एक यहाँ भी बच गया। तो 2 × 3 इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 6, और 2 × 3 अंदर बचेगा तो उसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ 6, ठीक है। तो कर क्या रहा हूँ मैं, सिंपल सा यहाँ मेथड है। क्या तरीका है देखो कि जिसका वर्गमूल निकल रहा है यानी जिस जिसके जोड़े बन रहे हैं उसको तो आपको बाहर निकाल लेना है, और जिसके जोड़े नहीं बन रहे हैं उसको आपको अंडर रूट के अंदर ही रखना है, क्योंकि जब तक जोड़े नहीं बनेंगे पूर्ण वर्ग वो नहीं हो सकती, वर्गमूल नहीं निकल सकता उसका। तो हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। यानी 216 को कैसे लिखा जाएगा दोस्तों, 6 लिखा जाएगा। इसी तरीके से हम 96 को लिखते हैं। 96 क्या हो सकता है उसको चेक करते हैं। देखो ये हो गया 2 चौके 8 2 × 16 यानी 48 में लिख सकता हूँ। यहाँ 24 लिख सकता हूँ, 12 लिख सकता हूँ, 6 लिख सकता हूँ, 2 3 6 और 3 एकम 3 लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ क्या बन रहे हैं जोड़े, एक ये बन गया, एक ये बन गया, ये भी रह गया, ठीक है। जोड़े नहीं बन पाएंगे, अलग अलग संख्या है। तो यहाँ 2 निकल गया, इसमें से भी 2 निकल गया। यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 दूनी 4, 4 √ 6 लिख पाऊंगा इसको, बिल्कुल। यहाँ क्या लिख सकते हैं, 4 √ 6 लिख सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी चीज है, ज्यादा कठिन नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो हमारे सामने ये चीज आ जाएगी। अब इसको हमें हल करना है तो बिल्कुल सिंपल सा हल है इसका। क्या कर सकते हैं, देखो ये जो संख्या है अंदर वाली ये समान है, तो मैं 2 √ 6 और 6 √ 6 को जोड़ के क्या लिख सकता हूँ, 8 √ 6 लिख सकता हूँ, ठीक है। बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर अंदर की संख्या समान है तो आप जोड़ सकते हैं उसको। तो 2 √ 6 और 6 √ 6 कितना हो गया, 8 √ 6। नीचे कितना हो गया, 4 √ 6। इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा 2 बार, यानी मैं उत्तर क्या लिख सकता हूँ इसका, 2। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, छोटा क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। तो चाहें तो आप इम्पोर्टेंट लगा सकते हैं, बाकी वैसे लगभग सभी क्वेश्चन क्या होंगे, इम्पोर्टेंट होंगे। तो सीधी सी बात है, किताब में अगर लिखा है तो कुछ ना कुछ विशेष बात है उसमें, तभी किताब के अंदर छापा है या लिखा है उसको। तो इम्पोर्टेंट लगभग सभी क्वेश्चन होंगे। फिर भी कई क्वेश्चन होते हैं जो डिफरेंट होते हैं तो हम उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट मान सकते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन था ये, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको हल करते हैं दोस्तों। यहाँ क्या हो सकता है, देखो यहाँ अज्ञात पद दिया हुआ है, तो मैं सबसे पहले इसको x मान लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ मैंने लिख दिया 169, ठीक। और इधर मैं लिख सकता हूँ 18/13। इस प्रकार का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम करना है आपको इस अंडर रूट को हटाना है, ठीक है दोस्तों। और अंडर रूट को हटाने के लिए बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। यहाँ क्या कर दीजिए,
दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन की डिटेल में आपके सामने रख रहा हूँ यहाँ, तो ज़्यादा टफ नहीं लगेंगे आपको, कठिन नहीं लगेंगे। तो यहाँ क्या करना है आपको, दोनों पक्षों का वर्ग कर देना है। यहाँ वर्ग करोगे तो थोड़ा सा समझा देता हूँ मैं डिटेल से। ये है जैसे संख्या, इसका हमें क्या करना है, वर्ग करना है। और इधर 18/13 इसका भी क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, और यहाँ क्या बच गया, x/169। और इधर क्या हो गया, 18 का स्क्वायर 324 और 13 का स्क्वायर 169। 169 से 169 कट जाएगा दोस्तों, और ऊपर क्या बच जाएगा, x बराबर 324, यानी x का मान कितना आ जाएगा, 324 आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन है। तो इस तरीके से हम इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे। आराम से आप इसको देख लीजिए और जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। देखो यहाँ मैंने अंडर रूट को स्क्वायर में क्यों किया है कन्वर्ट, क्योंकि मैं अंडर रूट हटाऊंगा तभी दोनों पद बराबर होंगे। और गणित में क्या होता है, समानता के हिसाब से हल करते हैं। अगर दोनों पद समान होंगे तो आसानी से उसको हल किया जा सकता है, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ वर्क किया ताकि ये अंडर रूट हट सके। ठीक है दोस्तों, एक बार अच्छे से आप इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 जो है क्या है, देखो, निम्नलिखित में से किस संख्या का वर्गमूल एक परिमेय संख्या होगी। परिमेय आप जानते हैं, जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, या दूसरी भाषा में कहें तो जिनको हम, या जिसका प्रसार जो है, दशमलव प्रसार निश्चित है। दशमलव के बाद आने वाली संख्याएं क्या है, निश्चित है, तो उसको हम कह सकते हैं परिमेय संख्या। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि अगर हम इसको हल करते हैं तो यहाँ हमें आगे 0 मानना पड़ेगा, तो इसका जो प्रसार होगा वो कैसा आएगा, अनिश्चित आएगा, क्योंकि फिक्स नहीं है, क्योंकि 0 तो कितने भी लगा सकते हैं आगे। यहाँ भी यही कंडीशन है, क्योंकि हल करने के लिए 2-2 के जोड़े बनाने पड़ेंगे, और जोड़े बनाएंगे तो आगे 0 लगाना पड़ेगा। यहाँ भी देखो विषम संख्या यानी 3 पद हैं, तो इसको भी 2-2 के जोड़े बनाने के लिए एक 0 और लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो उससे निश्चित प्रसार नहीं आएगा, अनिश्चित आएगा, क्योंकि 0 तो आगे कितनी भी लगाई जा सकती है। ठीक है, यहाँ हमें एक्स्ट्रा लिखना नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 संख्या दी हुई है और 2 संख्या के जोड़े बन सकते हैं, यानी यहाँ जो परिमेय प्रसार आएगा वो केवल इससे आ सकता है, 0.09 से। इससे नहीं आएगा, क्योंकि आगे 0 कितनी भी लगाई जा सकती है। इसमें भी यही स्थिति है, और यहाँ भी 0 आगे कितनी भी लगाई जा सकती है 2-2 के जोड़े बनाने के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ हमें 0 लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि पहले से ही यहाँ पर्याप्त संख्या दी हुई है। ठीक है, तो इसका जो उत्तर होगा वो सीधा सीधा क्या होगा, बी होगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 की चर्चा हम करते हैं। देखो क्या हो सकता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो। कैसी होनी चाहिए दोस्तों, पूर्ण वर्ग होनी चाहिए, तथा 10, 12, 15, 18 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो। तो कौन सी संख्या होगी वो हमें पता करना है। ठीक है, इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आता है तो हमें क्या करना है, हमें जो संख्या दी हुई है 10, 12, 15 और 18, हमें क्या करना है, इनका वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से इनको हल करना है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से अगर हम इसको हल करते हैं, और बेसिकली ये ध्यान रखिएगा, यहाँ 2 कंडीशन होगी, या तो उसका में से निकालना पड़ता है या ले से निकालना पड़ता है। हम यहाँ ले से निकालेंगे। इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आए तो हमें क्या निकालना है, ले से निकालना है। तो ले से निकालते हैं, इसका क्या हो सकता है, देखिए ये 2 से भाग लगाया मैंने, 5 आ गया, यहाँ 6 आ गया, यहाँ नहीं जाएगा भाग तो 15 में ऐसा कैसा लिख सकता हूँ, 18 में लगाएंगे 9 आ जाएगा, यहाँ आ गया दोस्तों कितना, 2, वापस 2 का भाग लगाना पड़ेगा, 5 ऐसा कैसा, यहाँ 3 लिख सकते हैं, यहाँ 15 ऐसा कैसा, और यहाँ 9 लिख सकते हैं। वापस अब किसका भाग दे सकते हैं, 3 का, 5 ऐसा कैसा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और 3 तिया 9, वापस 3 का भाग लगाना पड़ेगा, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 5, यहाँ 1 और यहाँ 5, वापस किसका 5 का भाग लगाएंगे तो नीचे पूरी बार भाग चल जाएगा। यानी हमारे पास जो लैसे आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, लैसे लिख सकता हूँ। तो लैसे कितना हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। गुणा अगर इसको करें तो कितना हो जाएगा, 2 तिया 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 इंटू 5 कर लीजिए,
तो 36 इंटू 5 कितना हो गया 18, यानी 180 हो गया। और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि 180 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि प्रश्न में साफ साफ उसने लिखा हुआ है कि कैसी संख्या होनी चाहिए, पूर्ण वर्ग होनी चाहिए, लिखा हुआ है ना, जो पूर्ण वर्ग हो। और पूर्ण वर्ग होने के लिए जोड़े बनने चाहिए। तो हम यहाँ सीधा सा देख लेते हैं कि जोड़े किसके नहीं बन रहे हैं। तो 2 के तो बन रहे हैं, 3 के भी बन रहे हैं, 5 के नहीं बन रहे हैं। तो 5 के नहीं बन रहे हैं तो कितना कम पड़ रहा है, 1 5 और होना चाहिए था यहाँ। ठीक है, अगर 1 5 और होता तो इसके जोड़े बन जाते और ये पूर्ण वर्ग संख्या के कहलाई जा सकती थी। तो हम क्या करें, हम 180 को किससे गुणा कर लें दोस्तों, 5 से। तो अगर हमसे पूछा जाए कि किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए, तब तो हम लिखेंगे वहाँ 5। और हमसे पूछा जाए कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, जैसा कि इसमें पूछा गया है, तो हम लैसे निकाल लेंगे। लैसे निकालने के बाद में जो संख्या कम पड़ रही है जोड़े बनाने के लिए, उसी से हम गुणा कर देंगे। यानी 180 इंटू 5 कितना हो गया 18 इंटू 5 90 लिख सकता हूँ, और 1 0 ऐसा कैसा है। यानी इसका जो आंसर आएगा दोस्तों वो कितना आएगा, 900 आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो वर्गमूल है या पूर्ण वर्ग संख्या है वो कितनी आ सकती है, 900 आ सकती है। वर्गमूल नहीं कह सकते, पूर्ण वर्ग संख्या 900 आ सकती है, जैसा कि इस प्रश्न में पूछा गया है। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले दोनों क्वेश्चन आपके सामने हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन क्या है देखो, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 3 का स्क्वायर इंटू 9 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा, ये हमें बताना है। इसका वर्गमूल क्या होगा। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हम यहाँ लिख लेते हैं, 3 का स्क्वायर इंटू 9 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर। इसका वर्गमूल हमें ज्ञात करना है। तो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए देखो बिल्कुल सिंपल सा यहाँ क्वेश्चन है कि स्क्वायर में है सभी संख्याएं। सभी संख्याएं किसमें, स्क्वायर में। तो जैसे मैं स्क्वायर हटाऊंगा बाहर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इंटू 9 पे से स्क्वायर हटाऊंगा तो 92 आ जाएगा, और इंटू 7 आ जाएगा। ठीक है, तो तीनों को अगर हम गुणा करें तो क्या आ सकता है, देखो 3 इंटू 9 27 हो गया। 27 को किससे गुणा कर लें, 7 से। 189, 189। तो इसका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा दोस्तों, 189 आ जाएगा, यानी 189। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आसानी से हम इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, और अच्छा क्वेश्चन है। देखो अगर नया क्वेश्चन होगा, डिफरेंट क्वेश्चन होगा, तो हमें थोड़ा सा अटपटा जरूर लगेगा अगर पढ़ा हुआ नहीं है तो प्रत्येक क्वेश्चन अपने आप में महत्वपूर्ण होता है, इस चीज़ को आपको अच्छे से याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। यदि किसी पूर्णांक संख्या का वर्ग किया जाए, क्या किया जाए दोस्तों, वर्ग किया जाए, तो इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या नहीं हो सकती, इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या नहीं हो सकती। तो चेक कर लेते हैं। अगर हम 0 का स्क्वायर करते हैं तो 0 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। 1 का स्क्वायर 1 भी हो सकता है। 2 का स्क्वायर 4 हो सकता है। 3 का स्क्वायर 9 भी इकाई के स्थान पर हो सकता है। 4 का स्क्वायर 16 यानी इकाई के स्थान पे 6 भी हो सकता है। 5 का स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों, 25 यानी इकाई के स्थान पे 5 भी हो सकता है। 6 का स्क्वायर 36 हो गया, इकाई के स्थान पे 6 भी हो सकता है। 7 का स्क्वायर 49 हो गया, यानी इकाई के स्थान पे 9 भी हो सकता है। 8 का स्क्वायर 64 यानी इकाई के स्थान पे 4 हो सकता है। 9 का स्क्वायर 81 यानी इकाई के स्थान पे 1 भी हो सकता है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि इकाई के स्थान पे 5 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। क्या नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता। ठीक है, तो बहुत आसानी से हमने प्राप्त कर लिया कि इकाई के स्थान पे क्या नहीं हो सकता दोस्तों, 2 नहीं हो सकता। तो हम आसानी से चेक कर सकते हैं। और हमने देखा भी था कि अगर इकाई के स्थान पे 2 3 7 और 8 आता है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है, उसको हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम सीधा सा इकाई का स्थान याद रखेंगे। क्योंकि हमने जो इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़े थे वहाँ साफ साफ हमने पढ़ा था कि अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 2 3 7 और 8 आ जाता है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोनों, एक बार अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं हम। 1 से लेकर 35 तक की विषम संख्याओं का योग किसके बराबर होगा। तो इस प्रश्न की चर्चा हमने पहले इंपॉर्टेंट जब फैक्ट पढ़े थे उसमें की थी, और
और काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं कि एक तो आप 1 से लेके 35 तक की संख्याओं के बीच में ढूंढें कि ये विषम संख्या होती है और उनको जोड़ के देखें। एक हमें डायरेक्ट ही पता चल जाए, तो उसी के हिसाब से हम चलते हैं। देखो पूछ क्या रहा है हमसे, ये पूछ रहा है 1 + 3 + 5 प्लस कहाँ तक, 35 तक। लेकिन ये कैसी संख्या है दोस्तों, विषम होनी चाहिए। तो हमारा सबसे पहला काम यहाँ ये होगा कि हम इनके बीच में से विषम संख्याएं पता करें पहले तो विषम संख्याएं कौन कौन सी हो सकती है हम देखते हैं। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 33। ठीक है, उसके बीच में लिखनी है अपने को। क्या कह रहा है ये, 1 से लेकर 35 तक, सॉरी 1 से लेकर 35 तक लेना है। यानी यहाँ 35 भी आएगा। बीच में अगर ये कहता तो हम 1 और 35 को हटा देते, लेकिन ये क्या कह रहा है 1 से लेकर 35 तक। तो हमें देखो इनको जोड़ना नहीं है। एक तरीका तो है कि इसको जोड़े हम, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बजाय हम सीधा क्या कर लें, इनको गिन लें, कितनी संख्या है उसको हम गिन लेते हैं। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। कितनी संख्याएं होगी दोस्तों, 18। और हमें सीधा सा नियम पता है कि अगर इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाए जिसमें विषम संख्याओं के योग की बात कर रहा हो, तो हमें उसको क्या मान लेना है, n मान लेना है। यानी n बराबर 18 हो गया। हम सीधा क्या लिख देंगे, n का स्क्वायर, यानी 18 का स्क्वायर। और 18 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 324। तो हमें यहाँ इसको बड़ा करने की जरूरत नहीं है, सीधा उसके बीच की संख्याएं देख लेंगे कितनी है। तो 18 संख्याएं और 18 का स्क्वायर कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उनका योग कितना आएगा। तो कितना आएगा दोस्तों, 324 आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, निम्न संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग एक विषम संख्या होगी। कैसी संख्या होगी, विषम। तो इकाई का स्थान देख लीजिए, केवल विषम भी पूछ सकता है और सम भी पूछ सकता है। यहाँ इसने क्या पूछा है, विषम पूछा है। तो हम अभी विषम की बात करेंगे। तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64। यानी इकाई का स्थान पे 4 आएगा, जो कि सम संख्या है। तो ये तो नहीं हो सकता। अगर हम इसकी बात करें तो 0 का स्क्वायर 0 होगा, तो ये भी सम में ही गिना जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो ये भी सम आएगा, यानी इसको भी हम नहीं ले सकते। यहाँ हम 9 देखते हैं तो 9 का स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों, 81 हो गया। और 81 के लास्ट में दिख रहा है हमें कि 1 आ रहा है, और 1 कैसी संख्या है, विषम। यानी हम कह सकते हैं कि इसका जो बी ऑप्शन है जिसको लिखा हुआ है 249, उसका वर्ग करने पर कैसी संख्या प्राप्त होगी, विषम संख्या प्राप्त होगी। ठीक है दोस्तों, तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है दोनों, एक बार अच्छे से देख लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछ लिया जाता है कई बार, जरूरी नहीं है सारे क्वेश्चन कठिन आए। और क्वेश्चन कठिन तब माना जाता है जब आपको वो नहीं आ रहा है। तो हो सकता है ये भी नहीं आए, कई बच्चों को तो ये भी नहीं आता है, तो उनके लिए तो ये भी कठिन है। तो प्रत्येक प्रश्न अपने आप में इम्पोर्टेंट होता है। बार बार मैं कह रहा हूँ, किसी भी क्वेश्चन को हम ये नहीं कह सकते कि ये तो परीक्षा में नहीं आ सकता। प्रत्येक क्वेश्चन अपने आप में क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है। एक बार इसको देख लीजिए और अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निम्न में से पाइथागोरस त्रिक कौन सा है। और इसके बारे में हमने चर्चा भी की थी कि पाइथागोरस त्रिक क्या होता है। कुछ ऐसे पद होते हैं, त्रिक मतलब 3 संख्याएं होती है, ऐसी संख्याएं जो पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो करे, वहाँ पाइथागोरस प्रमेय एग्जिस्ट करे, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, पाइथागोरस त्रिक कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमें चेक करना है कि कौन से पाइथागोरस त्रिक है और कौन से नहीं है। तो हम ऑप्शन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, सबसे बड़ी संख्या ले लेते हैं। और हमें पता है कि क्या लगाना है, यहाँ पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से करना है। यानी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी सबसे बड़ी संख्या इधर रखनी है, बाकी दोनों संख्या इधर रखनी है। तो मैं उसी से स्टार्ट करता हूँ, ऑप्शन नंबर ए से मैं शुरू करता हूँ। देखो, मैंने इधर लिख दिया 13 का स्क्वायर, इधर लिख दिया 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। समझ में आ रहा होगा आपको क्यों मैंने ऐसा किया। बड़ी संख्या में 13 को कर्ण मान सकता हूँ, बची हुई दोनों संख्या में से किसी को भी आधार और किसी को भी लंब मान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ 13 का स्क्वायर हो गया 169, यहाँ 25, 12 का स्क्वायर 144, यानी इधर भी 169 और इधर भी 169। ठीक है, यानी दोनों मान बराबर आ रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर ए है ये तो पाइथागोरस त्रिक है। पहला तो सही है। दूसरे को चेक करते हैं। देखो, बी वाले के लिए चेक करेंगे तो इधर मैं 50 का स्क्वायर लिख देता हूँ, और इधर हो गया 14 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर।
50 का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, और 0 का स्क्वायर डबल 0, तो 2500 लिख सकते हैं। 14 का स्क्वायर हमें पता है कितना होता है 196, और 48 का स्क्वायर कर लेते हैं, यानी 48 को 48 से गुणा कर लो। 64 के 4 हासिल के 6, 32, 19, यानी 4 0 2304। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया मैंने 2304। और इसको अगर हम जोड़ते हैं तो ये तो 2500 ही रहेगा, और इसको जोड़ने पे कितना आ गया देखो 6 और 4 कितना हो गया 10 के 0 हासिल के 1, 10 के 0 हासिल के 1, 5 यानी 2500। ठीक है, तो यहाँ भी हम देख पा रहे हैं कि दोनों ही मान के आ रहे हैं दोस्तों, बराबर आ रहे हैं, और ऑप्शन नंबर बी भी सही हो गया। अब यहाँ सीधा सा दिखती बात है कि अगर दो ऑप्शन सही है तो ये तीसरा भी सही होना चाहिए, और यहाँ डी वाला जो ऑप्शन है इसका सही उत्तर होगा, यानी उक्त सभी, यानी सारे कैसे हैं पाइथागोरस त्रिक है। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा यहाँ ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि दो ऑप्शन सही आ रहे हैं तो सीधी सी बात है तीसरा ऑप्शन भी सही आएगा, क्योंकि यहाँ हमें चारों ऑप्शनों में से एक ही ऑप्शन ऐसा दिख रहा है जो सही लग रहा है। कौन सा? उक्त सभी, क्योंकि 4 में से 2 तो आ चुके, एक ही तो बच रहा है, तो वो भी होगा, तो निश्चित रूप से इसको पाइथागोरस त्रिक कहा जा सकता है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको चेक करना पड़ेगा, प्रश्न घुमाया भी जा सकता है कि कौन सा नहीं है। ठीक है, तो आपको हल करके देखना पड़ेगा, हो सकता है उसमें से कोई एक हो सकता है सारे हो, सारे हो गए, अगर सारे होंगे उसमें तो वहाँ उक्त सभी लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, प्रश्न में बोल देता हूँ एक बार। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है, यानी हमें ये पता करना है कि इसमें से कौन सा कथन क्या है, गलत है। तो पहला ऑप्शन क्या है देखिए, 3 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या 961 है, ये बिल्कुल सही है। 3 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है? 961 होती है, और ये याद रखने लायक चीज भी है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, कैसी संख्या? पूर्ण वर्ग संख्या कितनी होती है? 961 होती है 3 अंकों की, क्योंकि 4 अंकों की इसके बाद ज्यादा होगी, सीधी सी बात है। तो अंतिम जो संख्या है वो कितनी होगी? 961 होगी। 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 1024 आती है, आपको पता होगा कि 31 का स्क्वायर 961 होता है, और 32 का स्क्वायर कितना होता है? 1024 होता है। ठीक है, तो 31 का स्क्वायर करने पे 3 अंकों की संख्या आ रही है, और उसके जस्ट बाद में आ रही है 1024 जो कि पूर्ण वर्ग संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी? 1024 होगी, और 3 अंकों की 961 होगी सबसे बड़ी संख्या, तथा सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या 9801 है। कितने अंकों की? 4 अंकों की। तो 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 1024 होती है, और सबसे बड़ी संख्या 9801 होती है, यानी याद रखने की चीज भी है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हमसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए तब भी हमें आने चाहिए। तो दूसरा ऑप्शन भी सही है दोस्तों, पहला भी सही है। 3 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 100 है, ये भी हमें पता है कि 2 अंकों की 99 हो गई, 99 के बाद कितना आता है दोस्तों? 100 आता है, और 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10 होता है। ठीक है, तो सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कितनी है? 100 है, तो ये भी सही है। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है तीनों। ठीक है, तो हम चौथा ऑप्शन इसका लगा सकते हैं, उक्त कोई नहीं, यानी कोई भी जो कथन है ये इसमें गलत नहीं है, सारे कथन क्या है? सही है। क्या लिखे दोस्तों? सारे कथन सही है, यानी कोई सा भी ऑप्शन गलत नहीं है इसमें, केवल हम सीधा टिक किस पे लगाएंगे? डी पे, यानी उक्त कोई नहीं, सारे कथन क्या है इसके? सही है। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, याद रखने लायक फैक्ट है। ठीक है, तो इसको एक बार आप नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगले क्वेश्चनों पे चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने दिख रहा होगा, प्रश्न में पढ़ देता हूँ एक बार। 3 अंक की संख्या की वर्ग संख्या कितने अंक की होगी? कि अगर 3 अंक की कोई संख्या है और उसकी वर्ग संख्या निकाली जाए, यानी उसका वर्ग किया जाए, तो कितने अंकों की संख्या प्राप्त होगी? तो यहाँ कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे मान लीजिए अगर मैं 3 अंकों की संख्या लूँ 100, तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों? 1 हो गया, और 2 का स्क्वायर करूंगा, मतलब 2 जीरो का स्क्वायर करूंगा तो 4 जीरो आएगी, यानी हम यहाँ देख पा रहे हैं कि कितने अंकों की संख्या आई? 5 अंकों की। लेकिन अगर मैं यहाँ कोई बड़ी संख्या रखता हूँ 1 की जगह, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ 6 रख दिया, तो इसको अगर मैं 600 मान लूँ तो 6 का स्क्वायर 36 हो गया, और 2 जीरो का स्क्वायर हो गया 4 जीरो। ठीक है दोस्तों,
तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि 6 अंकों की संख्या आ रही है। कितने अंकों की? 6 अंकों की। और यहाँ आ रही है 5 अंकों की। ठीक है, तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि दोनों ही आ सकती है, 5 भी आ सकती है और 6 भी आ सकती है। पहला ऑप्शन तो गलत है, दूसरा 4 भी गलत है, 6 भी गलत है, क्योंकि अकेला 6 अंक में नहीं आ रहा है, 5 में भी आ रहा है, क्योंकि 100 भी तो 3 अंकों की संख्या है, तो 5 भी आ रहा है। यानी यहाँ इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? 5 या 6। यानी 5 भी हो सकती है और 6 भी हो सकती है। फिर बात करें हम क्वेश्चन नंबर 14 की, तो प्रश्न बिल्कुल सिंपल सा है। देखिए, बताइए निम्न में से कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं है? पूर्ण वर्ग नहीं है, तो हमें एक को भी चेक करने की जरूरत नहीं है हल करके। हल तो करना ही नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ सीधा ही पता चल रहा है। इकाई का अंक 2, 8, 3, 8, 7 और 7। ठीक है, और हमें पता है कि यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 2, 3, 7 या 8 हो तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होती है। यानी इसके चारों ही ऑप्शन पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों? उक्त सभी। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो बिल्कुल शानदार अपना सेशन चल रहा है आज का, और इसी सेशन का आनंद उठाते रहिए और जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 में पढ़ देता हूँ क्या है। निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है? तो यहाँ भी हमें बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें नियम याद रखना है कि अगर इकाई का अंक क्या हो, 2, 3, 7 और 8, सबसे पहले इसी को चेक करना है। तो यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, तो मिल गया क्या दोस्तों? इकाई का अंक 3 होते ही हम समझ गए कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है। यानी ये यही तो पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो 1643 नहीं, बिल्कुल किसी भी प्रकार की समस्या में होनी ही नहीं चाहिए यहाँ। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, निम्न में से किस संख्या के अंत में 6 शून्य होंगे? कितने शून्य होने चाहिए दोस्तों? 6 होने चाहिए। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो 2 शून्यों का स्क्वायर करने पे कितने शून्य बनेंगे? 4 बनेंगे। 1 शून्य का स्क्वायर करने पे कितने शून्य बनेंगे? 2 बनेंगे। 3 शून्य का स्क्वायर करने पे कितने बनेंगे? उसके दुगने यानी 6 शून्य बनेंगे। यहाँ कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। यानी इसका उत्तर क्या हो गया दोस्तों? 6 शून्य किससे बनेंगे? ऑप्शन नंबर सी से, यानी 3000 से। तो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है दोनों, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। 11 और 12 की वर्ग संख्याओं के बीच में कितनी संख्याएं ऐसी है जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, और मैंने बताया भी था आपको कि 11 और 12 दो संख्याएं यहाँ दी हुई है। ठीक है, इसमें से हम पहली संख्या को n मान लेंगे, यानी n बराबर कितना मान लिया हमने? 11 मान लिया। तो हमें क्या ज्ञात करना है कि पूर्ण वर्ग नहीं है। कितनी संख्याएं नहीं है? तो 2n नहीं होती। ठीक है, तो 2n के हिसाब से क्या हो जाएगा? 2 × 11, यानी कितना लिख सकते हैं दोस्तों? 22। तो 22 इसका आंसर होगा, यानी 22 संख्याएं ऐसी है जो पूर्ण वर्ग नहीं है। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, तो 13 का वर्ग यानी 13 का स्क्वायर निम्न में से किसके योग के बराबर होगा? तो कुछ ऑप्शन है, तो मैं ऑप्शन की चर्चा नहीं करता हूँ, सीधा आंसर के बारे में बात करते हैं। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो उसके लिए क्या कहेगा? इसके लिए कहेगा कि प्रथम 13 क्रमागत कैसे होनी चाहिए? क्रमागत विषम संख्याओं के योग के, यानी प्रथम 13 विषम संख्याओं के योग के बराबर होनी चाहिए। अब इसमें ऑप्शन डाल देगा ये प्राकृत संख्याओं का योग, पूर्ण संख्याओं का योग। हमें केवल कैसी संख्याएं लेनी है? क्रमागत विषम संख्याओं का योग लेना है। ऑप्शन की चर्चा में नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा वैसे डिफरेंट क्वेश्चन नहीं है। हम सीधा याद रख सकते हैं कि 13 कैसी संख्याएं होनी चाहिए? विषम संख्या होनी चाहिए, उनका योग 13 के स्क्वायर यानी 169 के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, चलते हैं कैसे हो सकता है, समझते हैं। यहाँ हम देख पा रहे हैं देखो कि दशमलव जो है वो कितनी संख्या की बात है। देखो, अगर मैं अंश की बात करूँ तो अंश में कितने हैं? 3 तो यहाँ है, 1 2 3 के बाद यहाँ है, और 1 और 2 2 के बाद यहाँ है, यानी 8 संख्या के बाद दशमलव लगा हुआ है। अगर मैं हर की बात करूँ तो हर के अंदर भी 2 के बाद यहाँ है, 3 के बाद आगे है, और 3 के बाद ही आगे, यानी 8 संख्याओं के बाद है। तो हम अंश और हर दोनों के दशमलव हटा सकते हैं। तो पूरी संख्याएं दशमलव जो है पूरे वो हट जाएंगे। क्यों हट रहे हैं? क्योंकि दोनों में बराबर आ रहा है, 8 8 संख्या बाद लगा हुआ है।
तो दशमलव हटाने पर कट जाएंगे। तो यहाँ आ जाएगा 49 इंटू 16 इंटू 9 बटे हुए 81 इंटू 36 इंटू 64। यानी ऊपर देखो 49 का वर्गमूल कितना हो गया 7, 16 का वर्गमूल 4, 9 का वर्गमूल 3, नीचे क्या हो गया 81 का वर्गमूल 9, 36 का वर्गमूल 6 और 64 का वर्गमूल 8। ठीक है, बिल्कुल सिंपल से आ जाएगा। अब जो कट रहा है उसको काट दीजिए। 3 से ये कट गया 3 बार, ये कट गया 2 दूने 4, 2 तिया 6, ये कट गया 2 चौके 8। यानी ऊपर तो कितना बचा 7 और नीचे हो गया 3 तिया 9 और 9 चौके 36। यानी इसका उत्तर क्या आ जाएगा दोस्तों 7/36। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से आप हल कर सकते हैं। एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 की हम बात करते हैं। √3 बराबर दिया हुआ है 1.732 और √2 दिया हुआ है 1.414, जो कि इनके मान होते हैं आप जानते हैं। प्रश्न आगे क्या है देखो, अगर ऐसा है तो √3 प्लस √2 बटे हुए √3 माइनस √2 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब प्रश्न ये थोड़ा सा डिफरेंट है दोस्तों। यहाँ अगर आप समझते हैं कि √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2 की वैल्यू निकालनी है, तो हम गलत सोच रहे हैं इस जगह। अगर ऐसा होता तो काफ़ी इजी क्वेश्चन होता, लेकिन यहाँ ही क्या कह रहा है, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। यानी बेसिकली यहाँ पूछ रहा है कि ये जो प्रॉपर्टीज़ है इसका वर्गमूल क्या होगा। तो थोड़ा सा हमें इसको अलग तरीके से हल करना पड़ेगा। चलते हैं कैसे हल कर सकते हैं, उसी के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ जो पद दिया हुआ है ना √3 प्लस √2 √3 माइनस √2, हमें क्या करना है दोस्तों, हमें इसके हर का परिमेयकरण करना है सबसे पहले, ताकि ये एक सरल प्रॉपर्टीज के रूप में आ सके, सरल फॉर्म में आ सके। हर का परिमेयकरण, ठीक है, करने पर क्या कर दें दोस्तों, हर का परिमेयकरण कर दें। तो क्या हो जाएगा देखो, इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, एक से ज़्यादा पद है इसलिए। तो यहाँ हमें गुणा करना है किससे, √3, हर का परिमेयकरण करना है तो हर का विपरीत चिन्ह काम में लेंगे। तो √3 प्लस √2 और नीचे भी √3 प्लस √2। तो इससे हम इसको गुणा कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ दिखने में आपको दिक्कत हो रही होगी, और दिक्कत हमें लेनी नहीं है थोड़ी बहुत भी। ठीक है, तो ये दिक्कत दूर कर देते हैं आपकी। अब आपको सही दिख रहा होगा, √3 प्लस √2 और बटे हुए √3 प्लस √2, यानी जिसका परिमेयकरण हमें करना है उसका विपरीत चिन्ह काम में लेते हुए लिखेंगे। तो ये हमने लिख दिया। हल करने पे क्या आता है दोस्तों, वो हम चेक कर लेते हैं। देखो ऊपर हम देख पा रहे हैं कि √3 प्लस √2 दो बार आ रहा है गुणा में, तो मैं स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको। ठीक है, और नीचे क्या आ रहा है देखो, नीचे आ रहा है a माइनस बी, a प्लस बी के रूप में। दो सर्व समीकरण यहाँ लग सकती है। एक तो बन रही है a प्लस बी का स्क्वायर, जो कि हमें पता है क्या होती है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और नीचे क्या आ रहा है दोस्तों, नीचे आ रहा है a माइनस बी, a प्लस बी, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये दो सर्व समीकरण इसमें लग सकती है। तो नीचे मैं सर्व समीकरण लगाता हूँ। a मैंने मान लिया √3 को, तो √3 का स्क्वायर, और b मैंने मान लिया √2 को, तो √2 का स्क्वायर। तो यहाँ क्या बनेगा देखो, ऊपर मैं सर्व समीकरण को खोल देता हूँ। ऊपर अगर सर्व समीकरण तो ये सर्व समीकरण हम इसमें लगा देंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर जो सर्व समीकरण है उसको मैं खोल देता हूँ a प्लस बी के स्क्वायर से। तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर प्लस 2a और ये b। ठीक है दोस्तों, या इसको देखो थोड़ा और हम सरल कर सकते हैं, क्योंकि इसको ज़्यादा खोलेंगे तो ये हमारे लिए थोड़ी सी समस्या खड़ी करेगा। क्यों करेगा उसके बारे में मैं बता देता हूँ आपको। ये हमें पूछ रहा है इसका वर्गमूल, यानी हमें इस पर अंडर रूट लगाना पड़ेगा। तो अगर हम इसको स्क्वायर में रखें तो ज़्यादा बेटर है ना,
तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, ताकि वर्गमूल करने में हमें कठिन नहीं बने, ये ईजी रहे। √3 का स्क्वायर 3 हो गया और √2 का स्क्वायर क्या हो गया दोस्तों, 2 हो गया। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर और नीचे 1, क्योंकि 3 में से 2 घटाएंगे 1 बच जाएगा। अब 1 का अगर आप भाग लगाएंगे तो वही संख्या वापस आएगी, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। तो ये तो आ गया इसका सरलीकरण। अगर इसको हम सरल करते हैं, इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो हमें ये प्राप्त होगा √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, ये पद हमें प्राप्त होगा। हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो मैं वर्गमूल ज्ञात कर देता हूँ इसका, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका थोड़ी ज्ञात करना था, हमें तो इसका ज्ञात करना था। तो हमने क्या किया दोस्तों, हमने उस पद को सरल करके इस रूप में प्राप्त कर लिया। तो यही तो पद ये है, √3 प्लस √2 का स्क्वायर। हमने केवल उसको सरल कर लिया, हल करके उसको परिमेय बना दिया हर को। तो ये हमें मिल गया, यहाँ स्क्वायर से √ कट जाएगा और क्या मान आ जाएगा दोस्तों, √3 प्लस √2। तो हमें क्या करना है, √3 की जगह तो क्या रखना है, 1.732 और √2 की जगह क्या रखना है, 1.414। तो जोड़ लें इसको, जोड़ने पे क्या आता है देखो, 2 और 4 कितना हो गया 6, 3 और 1 कितना हो गया 4, 7 और 4 कितना हो गया 11, हासिल के 1 और 1 2, 2 और 1 3, यानी हमें इसका आंसर मिल जाएगा 3.146 के रूप में। ठीक है दोस्तों, तो काफ़ी सरल क्वेश्चन था और बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है ना। तो बिल्कुल अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, अंडर में पहले से प्रॉपर्टी लिखी हुई है उसकी और उसका वर्गमूल और पूछ रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सरल कर लेना है उसको। जैसे आप सरल करेंगे आपके लिए प्रश्न बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिनके बारे में हमने चर्चा की। आप इनको चाहे प्रैक्टिस क्वेश्चन कह सकते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, जो कि है वास्तव में ये। ठीक है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको पूरा चैप्टर मैंने समझा दिया है बहुत अच्छे तरीके से, वर्ग और वर्गमूल, और इसके ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेके चले थे, डिफरेंट क्वेश्चन हम कह सकते हैं। तो ये कंप्लीट वर्ग और वर्गमूल अपना जो टॉपिक था ये हो गया है पूरा, और उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और क्वेश्चन भी आप कर पा रहे होंगे इस जो कंप्लीट वीडियो है उनको देखने के बाद में। तो आपकी निश्चित रूप से मदद हो रही होगी और आपका जो लेवल है वो निश्चित रूप से अपग्रेड हुआ होगा एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, ऐसा मैं मानता हूँ। और इसी उम्मीद के साथ कि आपके लिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो में ला सकूँ, आप और अच्छे से मेहनत कर सकें, अपना जो लक्ष्य है, अपना जो टारगेट है उसकी तरफ एक कदम और बढ़ा सकें, तो उसके लिए मैं आपको निश्चित रूप से तैयार करूँगा। तो बने रहिए SKK मैथ्स क्लासेस के साथ में और देखते रहिए जो भी नए नए वीडियोज़ आते हैं SKK मैथ्स क्लासेस की तरफ से। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा की तरह आप इसी तरीके से अप्रिशिएट करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।